due to variation in direction, uh, due to variation एक second, in direction, scalar quantity does not change while vector quantity change. Obviously ये तो true होगा, इतने आसान सवाल थे. एक सेकंड, ये तो इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होनी चाहिए. टेम्परेचर, डिस्टेंस, मास, स्पीड, डेंसिटी, एनर्जी, पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इतना सब स्केलर क्वांटिटी है. ट्रू है. सर ट्रू फॉल्स कितने मार्क्स का था? एक मार्क्स का होगा, एक या दो मार्क्स का. मार्क्स डिसाइड कर लूंगा मैंने. एक मार्क्स का ही होगा इसमें. स्केलर क्वांटिटी ओबेज द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ये भी सही है. स्केलर क्वांटिटी में ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, कभी भी नहीं करती है ना. फॉल्स. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क एक एक नंबर का है. एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स, तुम्हें तो कुछ लिखना नहीं, तुम्हें चेक ही करना ना. तो ट्रू. वेक्टर डज नॉट ओबे लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ये भी ट्रू है. वेक्टर ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते. मतलब इसका एग्जांपल तो तुम्हें पता होगा 3 और 4 और 5 है ना. ये डिस्प्लेसमेंट 3 है, बेसिक एग्जांपल. ये डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट 5 होगा, है ना. तो 3 + 4 = 7 होना चाहिए, जबकि 5 होता है, तो ये फॉल्स हो गया. एडिशन लॉ वेक्टर ओबे कम्यूटेटिव रूल, ये तो भी बताया था. एडिशन, ये भी सही है. If R is the resultant of vector A and B, vector R is equal to vector A plus vector B. A plus B is greater than R, इतना. ये एक सिंपल सा, अगर तुमने बचपन में या ये क्या कहते हैं क्लास 8th में ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी हो, क्योंकि बेसिकली ट्राइंगल लॉ क्या होगा, जैसे ट्राइंगल लॉ में कुछ खास नहीं, सिंपल. अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, और जितना बेसिक से लॉजिक से लगाने की कोशिश करो, है ना, बहुत बेसिक लॉजिक से. सिंपल ट्राइंगल लॉ का भी लॉजिक क्या है, कोई आदमी अगर इधर डिस्प्लेस होता है, ठीक है, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है. बहुत बेसिक से लॉ तो नाम दे दिया गया. तो अगर कोई आदमी ए ऐसे उसका डिस्प्लेसमेंट होता है और बी उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा. तो इसमें कौन सा डिफिकल्ट लॉ है, सीधा. यानी अगर कोई आदमी इधर गया, अगर कोई आदमी पहले इधर गया फिर इधर गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा. तो इसमें ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है, बिना रटे हुए ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज अगर तुमने पढ़ी होंगी, ये किसमें होता है, मैंने पढ़ा था 6th या 7th में. ट्राइंगल, जहां भी ट्राइंगल आएगा, तो ये 6th में या 7th में आता है कि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो ये साइड लेंथ होती है, कोई भी ट्राइंगल बनाने के लिए जो ये साइड लेंथ होगी, यानी आर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो a माइनस बी से ज्यादा होनी चाहिए. शुड बी मोर देन a माइनस बी, शुड बी मोर देन a माइनस बी, should be more than a minus b or should be less than a plus b. क्यों नहीं है? should be less than a plus b. ठीक है. a plus b किसका वेक्टर है, a plus b लेस देन, मतलब इससे छोटी होनी चाहिए. तो अब इसको लिख सकते हो, इसको, है ना, r का मैग्नीट्यूड a plus b से छोटा होगा r a minus b से. ये तो सिंपल है. ऑब्वियसली a माइनस बी की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड की बात है. तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो इसका तो वेक्टर फॉर्म में मॉड लगा देते हैं. एक मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ. सिंपली अगर इसको ऐसे लिखा है, मैं सिंपली अगर इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी, ये तुमने ट्राइंगल जहां भी पढ़ा होगा, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा. अब इसको अगर वेक्टर लगा के लिखा जाए, तो ऐसे हो जाएगा, है ना. ये वेक्टर लगा दिया, है ना. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, तो ये मॉड लगा दोगे. अगर किसी ने वेक्टर लगा दिया, चीज वही है, मॉड लगाना पड़ेगा. अगर वेक्टर वही चीज है, सिंपल से चीज को कॉम्प्लिकेटेड ऐसे लग रहा है. और फिर अगर इसमें भी नेगेटिव आ जाए, मान लो बी की वैल्यू बड़ी हो जाए, तो उसका भी फिर मॉड लेना पड़ेगा.
क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता नहीं। तो बस यही चीज़ लिखी हुई है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, पूछ लेना, इसीलिए मैं गूगल मीट पे ले रहा हूँ, पूछ भी सकते हो। तो ये भी ट्रू है, ऑब्वियसली ये ट्रू है। ठीक है, अ स्केलर नेवर बी एडेड और सेपरेटेड फ्रॉम वेक्टर क्वांटिटी, ये भी सही है, सभी सही है। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर ओबे एसोसिएटेड, हाँ आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कैसे होगा? आर की वैल्यू लेस देन ए प्लस बी होगा ना, 8th क्वेश्चन। आर क्या है, फिर से देखो, ये समझा रहा था। जैसे ए एक डिस्प्लेसमेंट है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। अगर ए डिस्प्लेसमेंट है, कोई आदमी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई आदमी ए से ऐसे गया है ना, ए डिस्प्लेसमेंट है, फिर बी इधर गया, बी इधर गया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यानी तुम इसी को ऐसे लिखते हो, वेक्टर आर इज इक्वल टू, इसी को ऐसे लिखेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू, या नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ, इसी को हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ। तो अब ट्राइंगल के मैग्नीट्यूड के बारे में क्या प्रॉपर्टी, मैंने लिखी थी रेड कलर से, फिर से लिख दे रहा हूँ। ट्राइंगल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर कोई ट्राइंगल है, अगर तुम्हें बचपन की कुछ बातें याद हो, अगर सपोज करो ट्राइंगल की दो साइड दे रखी हैं, ठीक है, अगर ट्राइंगल की जो मतलब दो साइड लेंथ दे रखी है, ये कोई भी ट्राइंगल है, कैसे कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो, एक सेकंड, टेक एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लो। अगर ट्राइंगल की तुम्हें दो साइड पता है, मान लो ये साइड, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, मगर कोई भी ट्राइंगल हो, ये ट्राइंगल 4 है, ये ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग तुम्हें लगेगा क्योंकि इक्विलेटरल नहीं है। जनरली कोई भी ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है, ये लो, तो और कोई भी ट्राइंगल बनाओ, एंगल चेंज करते जाओ। तो अगर ये साइड मान लो 3 है और ये साइड 7 है, और ये एंगल चेंज करके तुम दूसरा ट्राइंगल भी बना सकते हो, ऐसे एंगल चेंज करके इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अच्छी तरह समझाता हूँ, वेट रुक जाओ, अब तो मैं बेसिक पे ले ही जाता हूँ, तभी समझ में आएगा। एक लाइन मैंने ये ले ली, ठीक है, और दूसरी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, ये थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको रोटेट करके घुमा के मैं कोई भी ट्राइंगल बना सकता हूँ, ऐसे ट्राइंगल, मतलब अगर इसकी लेंथ फिक्स हो, ऐसे ट्राइंगल बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। अब इसको देख लो, समझाइए तो, मान लो इस ट्राइंगल की लेंथ है, वेट, इस ट्राइंगल की लेंथ है 8, सॉरी इस साइड की लेंथ है 8, और इस साइड की लेंथ मान लो 3 है, ठीक है। अब क्या करो, इसको घुमा दो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगा, चलो क्या कर सकते हैं। अब इसको ऐसे कर दो, ट्राइंगल ऐसे बनेगा, देखो ट्राइंगल कहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, है ना, एकदम। ये तो ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो तीसरी, ये और देखना, ये तीसरी साइड है, एक सेकेंड, अरे कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन, एक मिनट, ये यहाँ पे इसको ऐसे बना लो, ये वाली तीसरी साइड है, डॉटेड लाइन, है ना, ये वाली तीसरी साइड है, तो इसको ध्यान से देखना। तो ये तीसरी साइड की, अभी ट्राइंगल नहीं है, अभी तीसरी साइड की लेंथ कितनी है, 8 - 3 5, दिख रहा है, रेड लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर 8 - 3 5 होगी, है ना। यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो रेड पोर्शन है ना, जो ग्रीन पोर्शन को मैंने ऐसे कर दिया, रेड पोर्शन, जो ब्लू पोर्शन बचा हुआ है वो 5 मीटर का है, मगर ट्राइंगल नहीं है। अब ऐसे करते जाओ, ट्राइंगल बनता जाएगा, ट्राइंगल बनता जाएगा, ये सब ट्राइंगल बनेंगे। रेड लाइन मिला दो, आखिरी वाली रेड लाइन मिला दो, रेड लाइन बनाते जाओगे, ये ट्राइंगल बनता जाएगा, ये ट्राइंगल बनता जाएगा, आखिरी में क्या होगा, यहां तक ट्राइंगल बनेगा।
है ना। रेड रेड लाइन की लेंथ है 5 से लेकर, देखो रेड लाइन की लेंथ कहां से कहां तक हो सकती है, 5 से लेकर 11 तक हो सकती है। समझ आई बात? मतलब 11 पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, 11 से ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी सर 11 11 से तक नहीं हो 11 से सकती। कम होनी चाहिए, 11 से कम होनी चाहिए और 5 से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस नहीं, सर। समझ आ रहा है ना। तो क्योंकि ट्रायंगल के लिए तीसरी साइड भी चाहिए ना, तो तीसरी साइड तो ऐसे मिलाओगे ना, इस हरे के, अब मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, तीसरी साइड कैसे बनाओगे, आई होप कि तीसरी साइड ब्लू के इस एंड से हरे का ये एंड मिलाओगे, है ना। हमेशा ट्रायंगल की तीसरी साइड ज्योमेट्री आनी चाहिए, ट्रायंगल की तीसरे ब्लू और हरे को मिलाओगे। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी 5, ठीक है, मगर ट्रायंगल नहीं बनेगा। 5 से थोड़ा ज्यादा होगा ट्रायंगल बन जाएगा। ये ज्यादा हो गया ना 5, ये 5 से थोड़ा ज्यादा हो गया रेड लाइन, और ज्यादा हो गई, 5 से ज्यादा हो गई, 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 आखिरी में कितनी हो गई रेड लाइन, 11। तो वही कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, यहाँ पे मान लो वही ए और बी का, ए सपोज करो ए ये है, बी ये है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो रेड वाला वेक्टर होगा, मैंने पूरा लिखा है, रेड वाला वेक्टर होगा वो क्या होगा, 8 - 3 से बड़ा होगा, 8 - 3 से बड़ा होगा और 8 + 3 से छोटा होगा। वही मैंने यहां पे लिखा था, वेक्टर आर जो है a - b से बड़ा होगा और a से छोटा होगा। बाकी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड लगा दो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लगा दोगे, मैग्नीट्यूड लगा दोगे। समझ आई बात? तो इस तरह से हो जाए। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। एक्सप्लेन, हाँ, तो ये हो गया एक्सप्लेन, 6 को एक्सप्लेन कर दिया, ये 6 ही तो है। वेक्टर डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ये 6 का ट्रू एंड फॉल्स सर एक्सप्लेन वेक्टर कर। ओबे तो करेगा ही ना ऑर्डर। वेक्टर्स डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ये किसने लिखा, 6 एक्सप्लेन करना है। नहीं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल फॉलो नहीं करता। जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई 3 गया, यहाँ पे 3 + 4 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना। अगर किसी आदमी का डिस्प्लेसमेंट 3 ऐसे है, फिर 4 ऐसे है, टोटल कितना आ गया, टोटल तो 7 आना चाहिए, मगर यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो कहाँ कर रहा है ना। तो कितना आएगा, हाँ, तो वेक्टर डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी, ट्रू आएगा, सॉरी ट्रू आएगा, इट इज ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू होगा, सभी ट्रू है, ऑल आर ट्रू, यहाँ पे ट्रू वाला समझाओ। कौन सा वाला, 7। सर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, ये तो समझाया था, ये वेक्टर में ही समझाया था। कम्यूटेटिव रूल क्या है कि जैसे इसको सिंपल तरीके से समझे, जैसे सपोज करो ये ऐसे ऐसे जाए, ए ऐसे हो, बी ऐसे हो, है ना, ये ऐसे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। सपोज ए ऐसे हो, बी ऐसे हो, तो नेट ऐसे हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ए और बी, बी को भी पहले ले सकते हो, यानी पहले बी डिस्प्लेस हुआ, फिर ए डिस्प्लेस हुआ, ये बी हो गया, ये फिर ए डिस्प्लेस हुआ, तब भी नेट डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा ना। ये बी डिस्प्लेस हुआ, फिर ये ए डिस्प्लेस हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यही कम्यूटेटिव, ये वेक्टर आर हो गया, और यही कम्यूटेटिव रूल होता है। कम्यूटेटिव रूल क्या होता है, वेक्टर ए प्लस बी, यानी चाहे पहले ए डिस्प्लेसमेंट प्लस बी करो, या पहले बी लिखो फिर ए करो, है ना। सिंपल डिस्प्लेसमेंट से एग्जांपल है, सबसे समझ लो, डिस्प्लेसमेंट इज एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट इज एग्जांपल, तो ये हो जाएगा। आई होप ये सबको समझ में आया। तो a scalar never be added subtracted from vector, एक स्केलर को कैसे वेक्टर से सपरेट, एक सिंपल सी बात है, एक अगर मैं तुमसे पूछूं 10 न्यूटन जो कि वेक्टर क्वांटिटी है प्लस 2 किलोग्राम कितना होगा, 10 न्यूटन, नहीं आएगा सर। हाँ, अलग अलग चीजें दोनों ही नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीजें ना, वो ऐड नहीं हो सकती, वही कह रहा हूँ, है ना। दोनों अलग अलग चीजों को ऐड नहीं कर सकते ना, वही सिंपल सी बात है।
तुम वेलोसिटी को जो है टाइम में नहीं ऐड कर सकते ना, सिंपल यूनिट डायमेंशन में भी यही चीज आएगी। कोई तुमसे पूछे कि 10 मीटर पर सेकंड प्लस 5 सेकंड कितना होगा, तो नहीं कर सकते। या पूछे और सिंपल एग्जांपल दो, 5 किलो प्लस 10 सेकंड, ये सिंपल प्रैक्टिकल चीजें हैं। 5 किलो प्लस 10 सेकंड, इसमें फिजिक्स बहुत गहरी नहीं है, सिंपल बातें हैं। 5 किलो प्लस 10 सेकंड कितना होगा, तो तुम कहोगे इनको ऐड ही नहीं कर सकते, 5 किलो प्लस 10 सेकंड ऐड ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। आई होप एडिशन, इसीलिए एक्चुअली में मैंने कुछ चीज़ें, कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये पढ़ाया नहीं है, ये मुझसे कभी मत बोलना, क्योंकि बेसिकली मैं जानबूझ की चीज़ें नहीं बताता हूँ, मैं खाली बेसिक चीज़ें बताता हूँ, फिर उनसे चीज़ें निकलनी आनी चाहिए। फिर ये क्या, फिर क्वेश्चन जब नया आएगा तो कहोगे ये बताया नहीं, तुम्हें खुद से सोचना, बहुत सारी चीज़ें खुद से सोचनी है। ऐसे तो तुम हमेशा बहुत सारे नए क्वेश्चन आ जाएंगे, वो तुम्हें खुद से सोचने पड़ेंगे, बस बेसिक आना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर ओबेज एसोसिएटिव रूल। अब एसोसिएटिव रूल तुम बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें मैंने रटाया नहीं है। एसोसिएटिव रूल तुमने पढ़ा होगा बचपन से, 6th क्लास से शुरू होता है एसोसिएटिव रूल। 6th क्लास अगर तुमने पास किया होगा तो ये रूल जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना 6th 7th 8th, तो सब है इसमें, सब एनसीईआरटी की किताब में सब दिया हुआ है। और अगर तुमने नहीं सुना इसका नाम तो तुमने 6th क्लास नहीं पढ़ी है। 6 से ये इंट्रोड्यूस होता है, 6th 7th या 8th में। वो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि वो ये कहता है 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 + 5। ये सिखाया गया होगा तुम्हें, ये बचपन में सिखाया गया होगा। वेक्टर भी एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, यानी सिंपल सी बात है, कोई आदमी इधर गया, फिर इधर गया, और फिर मान लो इधर गया, ठीक है, पहले इधर गया, मान लो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पहले कुछ मीटर ले लो, बराबर डिस्टेंस, 4 मीटर 5 मीटर जो मर्जी ले लो, है ना, सिंपल एग्जांपल। पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो तीनों का ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम और कर लो, पहले इधर मत जाओ, पहले ऊपर जाओ, पहले ऊपर जाओ, फिर आगे जाओ, है ना, इसमें पहले आगे गए, फिर ऊपर गए, फिर पीछे गए। अब इसमें क्या, पहले ऊपर जाओ, है ना, पहले ऊपर गए, ये वाला हो गया, फिर आगे गए, ये वाला हो गया, और फिर पीछे गए, फिर पीछे ऐसे चले गए, तब भी नेट डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा, सेम। माइक ऑफ कर दे। समझ आई बात, माइक बंद कर दे भाई, तब भी नेट डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा। कोई भी करके देख लो, तीसरा और भी करके देख लो, सपोज ये करके देख लो, तीसरा वाला, पहले पीछे जाओ, पीछे जा चुके हैं, एक सेकंड, ठीक है, पहले पीछे जाओ, पहले पीछे जाओ, फिर आगे चले जाओ, फिर ऊपर चले जाओ। अभी भी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो तो इतना ही होगा ना, आगे पीछे तो कैंसिल हो गया। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव रूल, तो ऑब्वियसली फॉलो करता है ना। तो ये थोड़ा ऐसा पॉइंट था जिसमें थोड़ा सोचना था, बाकी तो सब सिंपल है। स्केलर क्वांटिटी में ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, कभी नहीं ओबे कर सकते, एक ही फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। ओके सर 9th वाला बाकी है। अब वेक्टर में बी इक्वल टू अ स्केलर, अब वेक्टर ये मैंने कब लिखा, ये ट्रू किसने लिखा है? संभव है सर। एक वेक्टर में बी इक्वल टू स्केलर कब हो सकता है स्केलर के बराबर? कभी नहीं हो सकता। कब सर होगा? जब डायरेक्शन बराबर हो दोनों की। स्केलर की कभी डायरेक्शन होगी नहीं, वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन होगी। मेरी बात तो सुनो पहले। मान स्केलर की डायरेक्शन 10 मीटर है, हाँ। अगर स्केलर का मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, हाँ। और वेक्टर ने का पॉजिटिव डायरेक्शन 10 मीटर चला है, तो एक बार के लिए उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा ना। तो ये मैग्नीट्यूड नहीं कर रहा, वेक्टर में भी इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, अगर ऐसे लिखा होता मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में भी इक्वल टू स्केलर, तब ये सही होता। स्टेटमेंट को ठीक से देखो, ये क्या कह रहा है ना, स्टेटमेंट बहुत क्रूशियल एनालिसिस कर रहा है। अब वेक्टर में भी इक्वल टू स्केलर, ये बोल सकते हैं एक डायरेक्शन। अगर ये बोलता आप वेक्टर में भी इक्वल टू स्केलर, अगर ये बोलता आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में भी इक्वल टू स्केलर, तब सही होता। मगर एक वेक्टर तो कभी भी स्केलर के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि वेक्टर के पास हमेशा डायरेक्शन है और स्केलर के पास कभी डायरेक्शन नहीं होगी, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट एक्चुअली में, ये स्टेटमेंट फॉल्स तो छोड़ो, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। वेक्टर में भी इक्वल टू स्केलर,
तो इसको फॉल्स, फिलहाल तो फॉल्स है। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता तो सही होता, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में बी इक्वल टू स्केलर। इसका आंसर क्या है? फॉल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में बी इक्वल टू स्केलर, तब सही होता है, ये फॉल्स है। ठीक है, फिलहाल ये फॉल्स है। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट सर एक बार थर्ड और फोर्थ वाला वापस करवाओ ना। स्केलर क्वांटिटी ओबे द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। थर्ड और फोर्थ वाला, स्केलर क्वांटिटी ओबेज। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे कोई भी मास हो गया, तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा क्या होती है जो तुम ऑर्डिनरी बचपन से पढ़ते आए हो, 3+2 कितना होता है 5। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी ले लो, जैसे मास ले लो, 3 किलो चीनी लोगे, उसमें 2 किलो और ऐड करोगे तो 5 किलो चीनी होगी। कभी भी वो 7 किलो चीनी तो होगी नहीं। अगर 3 kg चीनी में 2 kg शुगर ऐड करोगे, 3 kg शुगर में 2 kg शुगर ऐड करोगे तो वो 7 kg कभी नहीं होगी, वो 5 kg होगी। इसी को कहते हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है कि 3+2 जो है वो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब वेक्टर में क्या है कि कोई आदमी अगर ऐसे डिस्प्लेस होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तब ये डिस्प्लेसमेंट तो 5 भी होता है, या अगर ऐसे ऐसे डिस्प्लेस हुआ तो कुछ भी हो सकता है। समझ आई बात? तो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। स्केलर क्वांटिटी में ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, कभी नहीं फॉलो करेगी। 3 वाला ये था ना, 4 वाला। स्केलर क्वांटिटी कभी भी वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करती। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है कि उसको ज्योमेट्रिकल सम करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा मतलब ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा, जैसे डिस्प्लेसमेंट को ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सम करते हैं। ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, सिंपल सी बात। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। उसके बाद है टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट सेम स्पीड। हाँ, अब पूछो। सर नाइन्थ वाले हम एरिया ले तो एरिया तो स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर। अब वेक्टर में भी इक्वल टू स्केलर नहीं, एरिया स्केलर जो है, एरिया वो अलग क्वांटिटी, वो एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, वो अलग क्वांटिटी है। उसको एरिया स्केलर वेक्टर, भी हो सकता है ना, पर एरिया एज अ स्केलर अलग क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर अलग क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर इज डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, उसमें भी एरिया वेक्टर कभी एरिया के बराबर नहीं होता। एरिया वेक्टर एक्चुअली में एक के पास डायरेक्शन है और एक के पास डायरेक्शन नहीं है, तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उसके पास कभी भी डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी कर लो, उसमें ज़्यादा लॉजिकल नहीं। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल, अगला क्वेश्चन पे आओ। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड विद द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड। क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहाँ गया? अच्छा हाँ, पहले 12 करना है, भूल गया। क्वेश्चन नंबर 12 पहले करना है, 12 पहले करना है। एक काम करता हूँ, इसको पूरा अगली शीट पे ट्रांसफर कर लेता हूँ, ये यहाँ तक काम चल जाएगा। सर 8 का आंसर क्या है? 8th का आंसर क्या है? 8th का आंसर ट्रू है, ट्रू। इट इज ऑलवेज ट्रू। और इसको बहुत देर तक मैंने एक्सप्लेन किया, अब नहीं करूँगा। अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोबारा से दे दूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड बहुत कम है तो अपलोडिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए सूरत जाना ही पड़ेगा। नेट की प्रॉब्लम है बेयारा में। इसको अलग ट्रांसफर ही कर लेता, टाइम वेस्ट हो रहा है। एक मिनट, कॉपी करता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन ही चला जाएगा। चलो, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक वाला। अ मैन मूव्स 10√3 मीटर ईस्ट, तो एंड देन 10 मीटर साउथ, तो बना ले ईस्ट वेस्ट। एक सेकंड, ये हो गया सिंपली।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट की तरफ प्लस आई कैप होता है, आई होप सबको पता होगा। ईस्ट की तरफ प्लस आई कैप होता है, वेस्ट की तरफ माइनस आई कैप होता है, नॉर्थ की तरफ जे कैप होता है, और साउथ की तरफ माइनस जे कैप होता है। ठीक है, ये हो गया ईस्ट की तरफ। नाउ सो अब अगर शुरू करते हैं, अ मैन मूव्स 10√3 मीटर ईस्ट, तो कोई वेक्टर ले लो सीधा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r1 a2 a b c कुछ भी एज्यूम कर लो, जो मर्जी एज्यूम कर लो। ठीक है, तो वेक्टर a हो गया 10√3 आई कैप, 10√3 आई कैप। देन 10 मीटर साउथ, साउथ मतलब नीचे की तरफ, तो वेक्टर b हो गया -10 j कैप। जल्दी जल्दी करता हूँ, नेगेटिव की नीचे की तरफ आ रहा, साउथ की तरफ माइनस जे कैप होता है। मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, डिस्टेंस तो लेंथ को सीधे ऐड करते हैं, इससे तो मतलब नहीं है। ठीक है, कोई आदमी अगर ईस्ट डायरेक्शन में गया फिर साउथ में गया तो डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है। ठीक है, तो सीधा हो जाएगा 10√3 + 10, उसमें तो कुछ करना नहीं है। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगी, डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है ना। रिप्रेजेंट नेट डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेजेंट नेट डिस्प्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ से कहाँ? हाँ सर आपने फर्स्ट में माइनस लिया था, तो फिर वो माइनस में आएगा ना? नहीं, ऐसा तो डिस्टेंस कोई कभी option नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस पाथ लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये फर्स्ट में कहाँ माइनस लिया है, सेकंड में लिया है। हाँ, तो फिर वो दोनों को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना? हाँ, मगर ये मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए किया है, डिस्टेंस के लिए नहीं। हाँ, हाँ। डिस्टेंस हमेशा हाँ, पॉजिटिव sorry, होती है। sorry. हाँ। ये Yes, जो लिखा got है, it. ओके चलो समझ आ गया, वेरी गुड। नाउ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, ये एक डिस्प्लेसमेंट है और ये ब्लू वाला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे तो दिया ही हुआ है आई कैप, तो नेट डिस्प्लेसमेंट लिखना है। सपोज करो नेट डिस्प्लेसमेंट कोई मतलब रिजल्टेंट आर ले लो या सी ले लो, जो मर्जी हो लिख लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस जो जिसको लिया उसको प्रॉपर्ली, सी क्या है, दोनों का रिजल्टेंट है, यानी ये वाला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए है। ये मैग्नीट्यूड दिखाया उसका, ये वेक्टर ए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन है इसलिए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है। तो सी जो वेक्टर होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सी वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ऑब्वियसली सी इज इक्वल टू 10√3 आई कैप, ऐसे भी लिख लो कैसे भी लिख लो, वही इसकी कंपोनेंट है। 10√3 आई कैप -10 जे कैप, तो ऑब्वियसली यही से 10√3 आई कैप -10 जे कैप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला ना, बी वाला। ठीक से देखना, मैं आंसर ही चेक करूंगा। समझ आया ना, ऑब्वियसली समझ आया होगा। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड कितना होगा, कलर अलग लेता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पता ही है, इसका स्क्वायर यहाँ से देख लो। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। 10√3 का स्क्वायर कितना होगा, 30 ना, नहीं सॉरी 3 × 10 का स्क्वायर, सॉरी 3 × 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 300, 400 मतलब 20 आंसर आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड 20 हो जाएगा, सीधा मैग्नीट्यूड 20। सर पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? समझ आया ना। 100 प्लस 300 कितना होगा, 400 ही तो होगा। 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 20 होगा, परफेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेस, हाँ पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये? क्या हुआ, जोर से बोलो। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आई होप कि 3 मार्क्स का चारों होगा, 3 मार्क्स का, बाकी सब 3 मार्क्स के होंगे। ट्रू एंड फॉल्स 1 मार्क्स का। ट्रू एंड फॉल्स अभी एक्चुअली में अभी जो जेई नीट में हो गया ना, ये इसमें अब जो पैटर्न, नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जेई मतलब नीट जेई क्या कर रहा है, अभी मार्क्स से मतलब नहीं है, तुम्हें
हाईएस्ट जो बच्चा मार्क्स लाता है ना उसका परसेंटाइल चलता है, बोर्ड में भी शायद परसेंटाइल चलता है। तो कोई भी मार्क्स हो तुम्हें उससे कंपेयर करना है। मतलब तुम्हारा सिंपल सा होगा, हाईएस्ट योर मार्क्स डिवाइडेड बाय हाईएस्ट मार्क्स इनटू 100, वो तुम्हारा परसेंटेज होगा। तो मार्क्स वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लूँगा, 1 2 जो भी है। जैसे डिफिकल्ट होगा 2, इसके ऑब्जेक्टिव सब 3 करूँगा, ये सब 3 मार्क्स के, सब 3, ये कितने 12 मार्क्स के हो गए। मगर तुम्हारा परसेंटाइल मैटर करेगा, वो निकाल लेना, परसेंटाइल तो किससे भी निकल जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर इसमें 20 मीटर हम ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते जोर से बोलो, थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही है। हैं। इसमें 20 मीटर ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते फैन बंद कर दिया तब भी आवाज़ नहीं, फिर से बोलो, फैन बंद कर दिया। हैं। इसमें हम 20 मीटर ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं ना? 20 मीटर, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हाँ हाँ किसी से भी निकालो, कोई ट्रिग्नोमेट्री से ही निकाला, और कहाँ से आएगा, वही तो है। ट्रिग्नोमेट्री यूज किया ना, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही तो है। और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा उसी से तो निकाला है। ये इसका रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है, सब ट्रिग्नोमेट्री से आता है, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, कोई और मेथड है ही नहीं। सर वो पाइथागोरस है। वही पाइथागोरस से ट्रिग्नोमेट्री निकलती है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से तो निकलती है, वो सब एक ही है सारी ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है क्या, ये वही तो है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, नीचे डिवाइड कर दो, वही आता है, एक ही बात है सब। अगर तुम बेसिक पे जाओगे सब एक है। तो बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, आई थिंक ज़्यादा शोर तो नहीं आ रहा होगा फैन का। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये है। तो ये बताओ कितनी डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन देख सकते हो, कलर चेंज कर लो पेन का। तो ये हाँ यहाँ से थीटा देखो, ये कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्री निकालिए, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 10/10√3, 10 डिवाइडेड बाय 10√3, यानी ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, है ना। थीटा 30 डिग्री है, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये है ईस्ट ऑफ 30 डिग्री अगर लोगे तो हो जाएगा साउथ ऑफ ईस्ट, हाँ साउथ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ, या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, क्या लिखा है, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट होगा, आई थिंक ए ऑप्शन सही है ना, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, आई होप सही हो। तो ये है, चलो अब क्लास 11 और छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, नेक्स्ट टाइम एक एक क्वेश्चन के डिस्कस। तो प्रोजेक्टाइल के ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिए थे, अभी पहला टेस्ट था, फिर अभी धीरे धीरे डिफिकल्ट हो जाएगा, दोनों का अलग भी हो सकता है, कभी डिफिकल्ट टेस्ट भी हो सकता है। ये तो पहला वाला लिया था तो आसान है, थोड़ा सा आसान है, तो इतना आसान भी नहीं है, ठीक था, बहुत आसान भी नहीं, बहुत आसान तो क्विज होते हैं, क्विज में बेसिक कंसेप्ट, कभी कभी वो भी डिफिकल्ट होता है ना। 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड, हाँ 16 to 20 question briefly. 16 से 20 question number 20, 16 to question number 20 briefly. जोर से बोलो, क्या है 16 से 20 है। Comment. अच्छा कमेंट आ गया, कमेंट देखता हूँ, कमेंट, सर नील क्या कुछ भी कमेंट नहीं है, नील की पेशेंस आएंगे, अरे सारे डिस्कस करूंगा ना, टेस्ट में सारे डिस्कस करूंगा, सब डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करूंगा तभी छोड़ूंगा, केमिस्ट्री की सेल क्लास लेट भी हो जाएगी, चलेगी। हाँ 2 मिनट बस मेरे ख्याल में, ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट लेट करूंगा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट ज़्यादा लेट नहीं होगा, अभी बहुत टाइम, अभी बहुत टाइम। हाँ एक बार 15 वाला एक्सप्लेन कर देना। तो लाइन से सारे कर रहा हूँ ना मैं, एक सेकंड, मैं सारे टेस्ट के सारे क्वेश्चन करूंगा, एक मिनट देखो तो 15 वाला कौन सा है, 15 वाला, एक मिनट, 15 वाला डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं भाई, इसमें तो बताया था ना, बेसिक बताया नहीं था वो, एक मिनट रुको, एक सेकंड, ये रुको, इसमें मैं एक सेकंड, इसमें देखो वो ये होता है, आई थिंक एक्सप्लेन किया था लेक्चर में भी होगा, 30 डिग्री उल्टा होता है, हिंदी में सही होता है, ये है 30 डिग्री, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है और ये साउथ है,
ठीक है। ये यहाँ से इंग्लिश में क्या होता है, ईस्ट से स्टार्ट होके, हिंदी में सही होता है, ईस्ट से स्टार्ट होके साउथ की तरफ जा रहा है, ईस्ट से स्टार्ट होके, तो हिंदी में कहोगे, हिंदी लैंग्वेज में या जो भी तुम्हारी मतलब हिंदी मुझे आती है इसलिए ऐसे करो, वो है ईस्ट से साउथ, ईस्ट से साउथ, बिकॉज ये एंगल ईस्ट से शुरू होता है। जब उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूंगा तो वो उल्टा हो जाता है, साउथ ऑफ ईस्ट, है ना। दैट मीन्स वो ईस्ट से शुरू होके साउथ की तरफ एंगल है, एंगल ईस्ट से शुरू होके साउथ की तरफ, सिंपल सी बात, ठीक है। ये मतलब हुआ 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट का, ठीक है। आगे चलें, आई होप कि मैंने समझा दिया सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 16 ना, क्वेश्चन नंबर है 16 नहीं 17 है, जो भी हो, हाँ 16 हटा दिया फिर मैंने, 16 तो ये वाला हटा दिया, मैं एक्सप्लेन कर चुका ना इसको, अब कोई नहीं पूछेगा। Two bodies projected at angle theta and 90 minus theta with the horizontal at the same speed, the ratio of their maximum height. I hope कि सब लोगों ने इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाया होगा, है ना। तो ऐसे सवालों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो तो सही है, नीट वीट में आते रहते हैं ज़्यादा नीट टाइप के डायरेक्ट फॉर्मूला के। तो अगर इसमें जल्दी करना है, याद है, तो ऐसे सवालों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट है, नीट वाले सवालों के लिए। जेई में इस तरह कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा, है ना, वो इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। तो ये प्योर नीट का क्वेश्चन है, जेई वालों खाली कॉन्फिडेंस उसके लिए कर लिया। हाँ बोर्ड वगैरह मतलब स्कूल में पूछना तो कोई पूछ सकता है, बाकी तो नीट में ऐसे ही आते हैं। तो क्या हो जाएगा, बॉडी प्रोजेक्टेड इतना विद द हॉरिजॉन्टल सेम हाइट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम्हें याद होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, It's 1 o'clock. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2g तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, u तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर नीचे लिखोगे, h1 में भी u आएगा, u स्क्वायर आएगा, और 2g भी आएगा, ठीक है। u तो दोनों का सेम है, g सबका सेम है, तो उसको h1 में लिखोगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ एक ही टर्म लिखना है, कौन सा टर्म लिखना है, थीटा वाला। तो पहला वाला टर्म क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर है, और दूसरा इधर नीचे टर्म है साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और शायद मैंने कभी बताया कि इसको रट लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मैथ्स वालों को तो पता होगा, नीट वाले इसको रट लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं, सिंपल है, तो इसमें क्या करना, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है two particles are projected same point in the 30, both are the same height, the ratio of their velocity of projection। ये मैंने एक ही फॉर्मूले पे दो सवाल पूछ लिए, चलो ये गलती से आ गया, शायद ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का एक है। चलो क्या कर सकते हैं, तो बोथ सेम हाइट, आपकी हाइट सेम है, चलो एक तरह से प्रैक्टिस हो गई, थीटा डिफरेंट है। अभी क्या हाइट सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा ही लेता हूँ इसको। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा ना, इसका आंसर है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 1, डी ऑप्शन आ रहा है, डी मेन पेज पे लिख देता हूँ, डी ऑप्शन आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना, थीटा और 90 माइनस थीटा निकालना, उल्टा नहीं करना है, ठीक है। पहला दूसरा भी याद आना। फिर दूसरे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, 17
टू बॉल्स प्रोजेक्टेड नाउ, अभी हाइट सेम है और एंगल डिफरेंट है, तो बस लिख लो हाइट अगर सेम है एंगल डिफरेंट है तो ऐसे पहले लिख लो, ज़्यादा अच्छा लिखना है तो h1 इज इक्वल टू h2 लिख लो, है ना। बोथ अटेन सेम हाइट, देयर रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफरेंट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g, और h2 कितना हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अपॉन 2g, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, 2g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2g कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 60, साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, सो दिस विल बी u1 अपॉन u2, आई थिंक इजी है, तो साइन 60 अपॉन साइन 30, है ना, साइन 60 अपॉन साइन 30। अच्छा सवाल था वैसे, मतलब अकॉर्डिंग टू नीट, है ना। अभी ठीक है, साइन 60 निकल जाएगा। अंडर, अच्छा हट, सॉरी हाँ अभी नहीं हटेगा, इसके बाद हट जाएगा, है ना, तो सीधे ही लिख दो, कौन बार बार लिखेगा, इतना तो समझ में आ गया, बार बार एक स्टेप और फालतू में यहीं पे लिख दो ना, साइन 60 अपॉन साइन 30 लिख दो, इतना सब समझ में आएगा, इतना ज़्यादा करने को, तो ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन साइन 30, साइन 60 अपॉन साइन 30, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और साइन 30 कितना होता है 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी स्क्वायर रूट, आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, आंसर डी होगा। चलो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, आई होप इजी है ये। प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं ना, क्या करो, फिर से बोलो, प्रैक्टिकली भी आंसर निकाल सकते हैं ना। प्रैक्टिकली की कैसे, सर अगर ये हाइट का रेशियो निकालना है तो हमें तो पता ही है कि जो 60 डिग्री पे खींची गई है उसकी हाइट ज़्यादा ही होगी। मगर ज़्यादा थोड़ी ना, एग्जैक्ट रेशियो पूछ रहा है ना, ज़्यादा बता सकते हो मगर एग्जैक्ट कैसे बताओगे, हाँ गैस कर सकते हो, मगर नीट में तो चल जाता है कभी कभी गैस, नीट में चल सकता है गैस, सारे ऑप्शंस में देखे तो जो √3:2 है तो उसमें 2 इसमें ज़्यादा बाकी सब में कम है, नहीं इसमें भी तो ज़्यादा है, नहीं √3 कम होता है, हाँ 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 तो बाकी सब पॉसिबिलिटी है सिर्फ हाँ ये भी कर सकते हो, हाँ नीट के क्वेश्चन में ऐसे चलता है, हाँ ऐसा तुम्हें दिख जाए तो खुद ही ढूंढ लो ऐसा, मगर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मगर अगर तुम्हें दिख जाए ये क्वेश्चन करते करते, ये मैं नहीं बताऊंगा, रूल्स बना लो ये इस तरह, मतलब ये तुम खुद ही देखना क्वेश्चंस करते करते, ऐसे मेरे पास रूल नहीं है ना, लॉजिकली तुम उसको अपने आप बना सकते हो, लॉजिकली अगर हर जगह ऐसा दिख जाए तो कर लो, तुम कुछ भी लगा सकते हो, तो कभी कभी ऐसे नीट के क्वेश्चन में होगा और जेई में नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये भी आसान था। सर लॉजिक क्या था? लॉजिक बताओ क्या था, हाइट, एंगल ज्यादा होगा तो हाइट ज्यादा होगी, एंगल ज्यादा होगा तो हाँ यू, एंगल ज्यादा होगा तो यू साइन थीटा ज्यादा होगा, यू साइन थीटा ज्यादा होगा तो हाइट ज्यादा होगी, है ना। तो वो लॉजिक सिर्फ इतना था ना, वो एक्चुअली में बाई चांस की बात है, ये चांस से ऐसा है कि डेटा उसने ऐसे दे दिया कि ये कह रहा है, बता ये ऐसे कह रहा है
कि देखो √3 की वैल्यू 1.7 होगी, तो सेम पॉइंट √3 की वैल्यू 1.7 होगी, तो बेसिकली द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो हाइट अगर सेम है, हाइट अगर सेम है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो, मगर एंगल पे भी तो डिपेंड करती है। ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, गलती हो सकती है वो देख लो, ये कोई एनालिसिस सही नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, तुम करो, क्योंकि उसमें गड़बड़ हो सकती है, परफेक्ट नहीं आएगा। सॉल्व करके देख लो ना, इतना सा जरा सा तो है, कौन सा इसमें मुश्किल है। रहने दो, कोई लॉजिक मत लगाओ इसमें, मैं नहीं लगा रहा कोई लॉजिक, सिंपली फालतू के तुक्के ना। ये हो गया। अब मैंने कौन सा कॉपी कर लिया था ना, आई होप कि कॉपी कर लिया हो। हाँ, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इतना g10, देन स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 5 सेकंड। ये तो सबने कर लिया होगा मेरे ख्याल से, हॉरिजॉन्टली तो कांस्टेंट होगी। ये क्वेश्चन दोनों के काबिल है, मतलब जेई के काबिल है, नीट के भी। ये नीट में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जेई का इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जेई वगैरह में डायरेक्ट फॉर्मूले में तो पूछते नहीं। तो 20 कांस्टेंट होगा, है ना। स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैं डायरेक्टली लिख दूँ 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, 10 × t, बहुत सारे क्वेश्चन तो कराए हैं, v = u + 80, है ना। तो 10, देखो देखो शुरू में तुम्हें टाइम लगेगा, बाद में फिर मेंटली प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो कितनी जल्दी सवाल हो गया, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, v = 10 × t, 2 मिनट में हो गया, कितना कम टाइम लगा। 10 × टाइम कितना, 50 ही हो जाएगा, तो कितनी जल्दी करोगे। तो √50 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर, समझ आया ना। तो ये आ जाएगा, तो देन स्पीड, नेट स्पीड ये वाली हो जाएगी, दिस विल बी नेट स्पीड, है ना। नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, v = √50 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर, तो 10 तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये आ जाएगा 10√29। अब √29 तो 5 से ज़्यादा, एक सेकंड, 10√29, वेट, 10√29, ये जेई वाला 10√29। √29 जो है वो ऑब्वियसली √29 जो है 5, तो 5 से ये आंसर नहीं मैच कर रहा क्या भैया, नहीं, हाँ 54 होगा ना, हाँ 54 होगा, 5 से ज़्यादा 54 मीटर/सेकंड होगा, सी ऑप्शन होगा, है ना। 5 से ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा 54 ही हो सकता है, और 2 बहुत ज़्यादा भी नहीं। इसके बाद देखो कैलकुलेशन करनी, एग्जैक्ट तुम्हें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि 54 ही होगा, तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि इसकी तो बहुत, ऐसे सवालों की तो बहुत प्रैक्टिस की है तुमने। अच्छा क्या बचा, हो गया 17 हो गया, 18 भी हो गया ना, 19 तो कर ही लिया होगा। दोनों एंगल का सम कितना है 90, तो रेंज क्या होगी, सेम होगी, है ना। 45 + 30 और 45 - 30, समझ आई बात, तो रेंज सेम होगी, सी आंसर। ये तो सिंपल सा है, समझ आया ना। एंड आई थिंक समय से पहले ही हो गया, 1:12 पे ही हो गया। चलो तुम, मैं सोच रहा था ज़्यादा टाइम लूँगा, वो जल्दी हो गया, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मोशन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बताओ इसमें, बताओ सिंपल सा, कैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है, बाकी सब में नहीं होती है। अब इसको भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। कैसे आया कौन सा 19 में सी कैसे आया, सी कैसे आया भाई, बताओ, कोई बताओ इसको, सी कैसे आया, सी कैसे आया। मैंने बहुत वीडियो देखो जाके पुराने, मैंने अच्छी तरह से बताया है। रेंज सेम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सेम होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब हाँ रेशियो सिंपल हाँ, बताओ चल रहा है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेंज सेम होती है, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री है, 60 + 30 की रेंज सेम होगी, 10 + 80 की रेंज सेम होगी, 20 + 70। कितनी बार वो वीडियो दिखाया था तुम्हें, याद है, कई बार चला के लाल वाला वीडियो, ऐसे दिमाग में छप जाना चाहिए।
पुराने वीडियोस को देखो। और अब मैं शायद वापस क्योंकि फिर इधर आ जाता हूँ तो नेट की स्पीड बहुत कम हो जाती है, फिर वापस अब पता नहीं कल जाऊँ 2-3 दिन में जाऊँ, जैसे ही जा रहा हूँ तो टॉपिक वाइज अरेंज कर रहा हूँ अपने उसमें। खैर वो बाद में काम आएंगे, अभी तो आगे बढ़ते जाओ। तो ये 1 into 1 हो गया। आखिरी वाला सवाल भी बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए। एट द पॉइंट ऑफ आई थिंक एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, है ना, इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ए डाउनवर्ड है, बी हमेशा टेंजेंट के अलाउंग होगा, तो आई होप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ये तो हर सवाल में था। ठीक है, अगर ये भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़े तो तुम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चला रहे हो, है ना। ये तो मैं तो मतलब, है ना, तो किसी भी सवाल में देख लो हर जगह ऐसा ही है। वेलोसिटी किधर होती है? ट्रैक के टेंजेंट के अलाउंग, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, तो 90 डिग्री कब होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब मैंने ये पॉइंट लिखाया नहीं है, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मैंने ये पॉइंट लिखाया नहीं सर आपने। ये तो तुम देखो ना, कुछ चीज़ें तुम खुद देखना सीखो उस चीज़ को। ऐसे लिखा के कितने पॉइंट हो गए? हजारों पॉइंट हो गए। ऐसे तो टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद एंगल कितना होगा? 90 से कम होगा, वो तुम खुद ही चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप जो है ये पूरा टेस्ट डिस्कस हो गया है। तो अब शायद कल तक तुम्हारी कॉपी चेक हो जाए, मैं एक एक करके चेक करके पोस्ट करता जाऊँगा, है ना। आज या कल तक, कल अब मिलने लगेगा, अभी बीच में टाइम मिलेगा, मैं चेक करके फटाफट दे रहा हूँ तुम्हें, और फिर सबके मार्क्स कंबाइंड हो जाएंगे। और उसके बाद असली फिजिक्स जो है वो कल से शुरू हो जाएगी, और कल असली फिजिक्स में थोड़ी सी कहानी वगैरह, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो असली फिजिक्स है, उसमें थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने सोचा है, इंटरेस्टिंग तरीके से थोड़ा थोड़ा, है ना, एक्चुअल फिजिक्स क्या है उसका इंट्रोडक्शन देना, नेचर, मतलब अगर जो फिजिक्स पढ़ता है या पढ़ाता है उसका नेचर कैसा होता है वो समझना, वो अगली क्लास में जो है। तो सच में अगली क्लास से बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स शुरू होती है। अभी तक तो मैथ्स थी, अब मतलब नॉर्मली जिसको जितना चाहिए मैथ्स का बेस सबका क्लियर हो गया है। जेई वालों को जेई टाइप का क्लियर हो गया है, सुपर, और नीट वालों को भी सफिशिएंट, नीट में जितना मैथ्स का बेस चाहिए उतना क्लियर है। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट चैप्टर में मैक्सिमम रेजोल्यूशन लगेगा, मगर नेक्स्ट चैप्टर में जो है मैथमेटिकली इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो प्रैक्टिकल फीलिंग है वो थोड़ा डेवलप करने में मतलब काफ़ी टाइम जाएगा, वो अगर डेवलप हो जाए तो फिर आगे के फिर चैप्टर बिल्कुल आसान है। तो वो कल से शुरू करता हूँ, पहले मोटिवेट करूँगा फिर डेवलप करूँगा। तो यहाँ तक तो जल्दी ख़त्म हो गया, तो मैं इसको स्ट्रीम को फिनिश करता हूँ। 15 मिनट में क्या शुरू करूँ, रिलैक्स हो लेता हूँ। यानी सर हमारा यूनिट्स वाला चैप्टर स्कूल खुलने के बाद ही होएगा? अब यूनिट्स वाले का मन नहीं कर रहा फालतू में, करना तो कर लेना। वैसे उसमें भी यूनिट्स वाले में कोई कंसेप्चुअल वो तो है नहीं, सिंपल चीज़ें हैं, मतलब उसको फिर एक्सपेरिमेंट शुरू करने पड़ेंगे, फिर मुझे वो जाके एक्सपेरिमेंट दिखाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। वो बहुत ज़्यादा ईजी है वैसे, मतलब इतना ईजी है कि वो एक्चुअली में इन्वॉल्व होने वाला चैप्टर नहीं। एक्चुअली में क्या है, मेरी हैबिट या तुम्हारी हैबिट शायद ऐसी होनी चाहिए, मुझे क्या है, मैं डिफ़िकल्ट चीज़ें सबसे पहले करा देता हूँ, फिर आसान चीज़ें बाद के लिए छोड़ता हूँ। मतलब जो सबसे आसान काम है वो सबसे बाद में करूँगा, जो सबसे मुश्किल काम है उसको पहले निपटा लो सिलेबस में, ये है। तो अभी मुश्किल वाला काम है, जैसे ये काम बहुत मुश्किल था, वो तुम्हारा यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर मुश्किल से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसमें कंसेप्चुअली ऐसा डेवलपमेंट, न्यूमेरिकल्स ख़त्म होने के साथ न्यूमेरिकल कर लोगे। और वो चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है, ज़्यादातर मास्टर लोग उस चैप्टर को यूज़ करते हैं, जेई नीट वाले मास्टर लोग, नीट वाले स्पेशली, उसको लगता है कि उस चैप्टर को पढ़ के लगता है कि फिजिक्स बहुत आसान होगी, है ना, मगर जैसे ही दूसरे चैप्टर में आता है हालत ख़राब हो जाती है। तो वो थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है, तो वो यूनिट डायमेंशन वाला ऐसा चैप्टर है, तो उसको अलग से किसी भी दिन कर दूंगा, तो एकदम मेन स्ट्रीम का नहीं है। तो ज़्यादातर इसमें चले ना लॉ ऑफ मोशन, जो तुम आई थिंक फोर्स कंसेप्ट तुम 6th क्लास से पढ़ रहे होगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 6th क्लास से जो तुम्हें पढ़ा है, 6th में पढ़ा है फोर्स, 6th 7th में पढ़ा होगा शायद, फिर 9th में फोर्स कंसेप्ट पढ़ा होगा, वो सबको मिक्स करके वो कंसेप्ट लगाने हैं, सबको मिक्स करके कंसेप्ट लगाना है, ये है। सर हाँ सर डाउट था एक, हाँ, सर 9th वाला ट्रू नहीं हो सकता क्या? 9th वाला सर 9th वाले में अगर हम मैंने बोला तो, प्रोजेक्ट करके अगर 9th वाले में, सुनो मेरी बात, मैंने बोला तो अ वेक्टर मे बी इक्वल टू स्केलर, वेक्टर कभी स्केलर के इक्वल लॉजिकली नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर के पास कभी डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, कोई भी ऐसा स्केलर नहीं जिसकी डायरेक्शन हो, तो कैसे? सर पर जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो सवाल ही नहीं पैदा होता, स्केलर की डायरेक्शन नहीं है। ये तो ऐसे सवाल हो गया कि बंदर कोई, यही सवाल ऐसे ही है, सवाल ही थोड़ा सा एब्सर्ड सा है। ऐसे सवाल है, कोई बंदर कोई इंसान जैसा हो सकता है, एक पूंछ का डिफरेंस तो हमेशा ही रहेगा ना, बंदर के पास हमेशा पूंछ रहेगी, आदमी के पास पूंछ नहीं रहेगी।
टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, हाँ ये होता है, वेलोसिटी भी जीरो होती है और स्पीड भी जीरो होती है, मगर उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं, याद रखो जीरो वेक्टर बोलते हैं वेक्टर के डेफिनेशन में, क्योंकि जीरो और जीरो, स्पीड भी जीरो है वेलोसिटी भी जीरो है। उस समय कोई कह सकता है, तुम्हारा सवाल अच्छा है, कि ये स्केलर जो है ये वेक्टर के बराबर है, जीरो में तो बराबर है, तो उसको कहते हैं जीरो वेक्टर। ऐसे ही लिमिट अगर पढ़ोगे, तुम लिमिट पढ़ोगे तो लिमिट में जीरो होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होती चीज है कि पहुंचना वहीं पे है, मगर राइट हैंड से अलग होता है, लेफ्ट हैंड से अलग होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग होती है, जीरो माइनस लिखते हैं, जीरो माइनस जीरो प्लस, ये इस तरह से, तो वहां पे डिफरेंस है, वो वेक्टर वाला जीरो है, वही है, तो वहां भी नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा जो है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हाँ, तो इसमें लॉजिकल है, तो आगे बताऊंगा कल थोड़ा सा लॉजिक की और कहानी, इससे पहले और पहले तो मैं कल न्यूटन और गैलीलियो की कहानी सुनाने वाला हूँ, स्टोरी, क्योंकि इसमें मेन हीरो न्यूटन, गैलीलियो और कोपरनिकस, इन सब के बारे में इन्हीं ने पूरा फिजिक्स बताया था, और उसमें कैसे उन्हें रिवोल्यूशन हुआ वो थोड़ा बताएंगे, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। हाँ बताओ। सर हाँ, आपने जो चैप्टर 4 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो करवा दिया है क्या? सुनो, नहीं करवाया, नहीं, मैंने बोला था बार बार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 में भी है, 5 में भी है, चैप्टर 6 में भी है, ठीक है। तो मैं चैप्टर 4 में जरा सा है, तो उतना जरा सा पढ़ाने का मेरा मन नहीं कर रहा, चैप्टर 5 में शुरू करूँगा, है ना। एक्चुअली मैं खाली एक दो, फिर तो सर्कुलर मोशन अलग से टैकल करेंगे, वो एनसीईआरटी में वैसा दिया है, तो कुछ जगह मैं एनसीईआरटी फॉलो नहीं करता। एक तो रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि रिलेटिव मोशन में तो बहुत डिफिकल्टी आती है बच्चों को, मतलब ऐसी डिफिकल्टी, उसमें क्या ऑब्जर्वर चेंज करने की डिफिकल्टी आती है, रट्टा लगाने वाले तो कर लेते हैं, मगर जो समझने वाले उनको डिफिकल्टी आती है, तो उसको थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। और बात समझ लो, इतना करने के बाद भी, इतना छोड़ा छाड़ी के बाद भी, अगर 11th का सिलेबस आ गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 99% बच्चों 12th में चले जाओगे, 11th का सिलेबस कमांड ही नहीं होता। तो कुछ चीज़ें जो है वो बात के लिए रखी है, वो इसलिए नहीं कि पढ़ाने शुरू करूँगा, तो वो शुरू करूँगा तो तुम जो बाकी सबको इफेक्ट करेगा, जो सीखा है वो भी उसको भूलने में थोड़ा दिक्कत आएगी, मतलब उसको उसके साथ कॉपरेट करने में दिक्कत आएगी। तो इसको रिलेटिव को एकदम थोड़ा बाद में लूँगा, थोड़े दिन बाद में लूँगा, जब टेस्ट वेस्ट लेके तुम लोग का दिमाग मैच्योर हो जाएगा, मतलब जब हर तरह के सवाल होने लगेंगे 3-4 चैप्टर के बाद ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा, तब ले लूँगा, उस समय स्यूडो फोर्स के टाइम पे लूँगा। एक्चुअली मैंने एक होता है सेंट्रीफ्यूगल स्यूडो फोर्स, उस टाइम पे लूँगा। तो ये काफ़ी रिलेटिव मोशन, स्यूडो फोर्स, ये अलग कैटेगरी के काम, यानी डिफरेंट चैप्टर के जो सेम कंसेप्ट है ना, उनको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अलग रिलेटिव मोशन में यही कर रहा हूँ, तो तुम बस पढ़ते जाओ, कल से तुम्हारा मेन शुरू होगा, कल से तो फटाफट जो है सवाल पूछना, ये करना वो करना, है ना। तो कल भी शायद अगर वहाँ पे पहुँच गया, कल अगर यहाँ पे रहूँगा तो गूगल मीट पे ही क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम होता है, और कम नेटवर्क में यूट्यूब पे तो मुश्किल आती है ना। वैसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे ही। पॉज तो मैंने किया नहीं, रुको, रिकॉर्ड कर रहा था, पॉज नहीं किया। चलो, रिकॉर्डिंग हो चुकी है।